जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लाभदायक वीडियो आपको मिलते रहें। और जो भी आपके मित्र हैं, जितने भी मित्र हैं, पढ़ने वाले मित्र हैं, सबसे पहले काम करिए उनको इसका लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जो है ये इतना इम्पोर्टेंट जो वीडियो लेक्चर है उसका लाभ मिल जाए, आपके फ्रेंड्स भी क्या हो सके, लाभान्वित हो सकें। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की कड़ी में यह दूसरा वीडियो होने जा रहा है या दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। पहले लेक्चर में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरुआत की थी और हमने आपको बताया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कि भारत का जो संविधान है वो कहीं न कहीं ब्रिटिश परंपरा की देन रही है, क्योंकि भारत में कई वर्षों से ब्रिटिशों का शासन रहा है और धीरे धीरे करके उन्होंने प्रशासन को चलाने के लिए जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती गई या वो बाध्य होते गए, उस प्रकार से भारत में क्या हुआ, संवैधानिक विकास हुआ। और जब हम देखते हैं कि अपना जो संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को 50 से लागू हुआ था, उसके अधिकांश तत्व जो है इन्हीं संविधानों में, इन्हीं ब्रिटिश परंपराओं में क्या है, निहित हैं। तो उसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या है, समझना जरूरी है कि हम उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते चलें। मैंने आपको बताया था कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे वो क्या बन बैठी, शासक बन बैठी। 1773 में पहला एक्ट लाया गया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और मैंने आपको बताया था 1773 से लेकर के 1800 कहाँ तक, 1857 में तो क्रांति हो गई थी। तो 1857 की क्रांति से पहले तक, 1857 की क्रांति से पहले तक किसका शासन था? सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। किसका शासन चलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। लेकिन 1857 की क्रांति ने पूरी व्यवस्था को बदल दिया। ब्रिटेन के पॉलिसी मेकर्स ने यह महसूस किया 1857 की क्रांति के बाद कि अब जो है, जो रोज़मर्रा की ढर्रा चलती आ रही थी उस प्रकार से बिल्कुल चलने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी ही हमें क्या होना पड़ेगा, सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मतलब ब्रिटेन की तरफ से कई कार्य हुए। सबसे पहले तो कार्य ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने की बात की गई, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने की बात की गई, इसलिए लाया क्या गया, 1858 का अधिनियम लाया गया जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ 1858। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है जो शासन व्यवस्था अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था को समाप्त करके शासन व्यवस्था किसने ले ली अपने हाथों में? शासन व्यवस्था सीधे सीधे क्राउन ने अपने हाथ में ले ली। क्राउन का मतलब होता है ब्रिटेन के जो राजा या महारानी जो भी थी, जो भी उस पद पर जो मुखिया थी, उन्होंने शासन व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था को सीधे अपने हाथों में ले लिया, ठीक है ना। अब क्या किया गया, अभी तक जो शासन चलाता था भारत में, वह कौन चलाता था? वह चलाता था गवर्नर जनरल चलाता था। कौन चलाता था? गवर्नर जनरल चलाता था। अब क्या किया गया, इसी गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, इस गवर्नर जनरल को बना दिया गया वायसराय। क्या बना दिया गया? वायसराय। और यह वायसराय रिस्पॉन्सिबल था, उत्तरदायी था किसमें? ब्रिटेन में बैठे भारत मंत्री के प्रति। किसके प्रति? भारत मंत्री के प्रति। जैसे आपके यहाँ इस समय वर्तमान प्रणाली में आप देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन में उस दिनों एक नया पद बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारत मंत्री। भारत मंत्री का काम यह था कि वह उत्तरदायी किसके लिए था? भारत में शासन प्रशासन के लिए वह मंत्री उत्तरदायित्व रहता था। और ये जो वायसराय हैं, ये वायसराय सीधा किसको रिपोर्ट करते थे? भारत मंत्री को रिपोर्ट करते थे। और भारत मंत्री सीधा जो है कह लीजिए महारानी को रिपोर्ट करते थे। तो कुल मिलाकर के जो शासन की व्यवस्था थी
वह सीधे किसके हाथों में आ गई थी? महारानी के हाथों में आ गई थी। ठीक है ना। यानी शासन व्यवस्था में आमूल चामूल बदलाव लाने की व्यवस्था शुरू की जाने लगी, विचार किया जाने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि 1857 की क्रांति से अंग्रेजों ने बहुत सीख लिया, बहुत सीख लिया। आप देखेंगे, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे या संवैधानिक इतिहास ही पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 1857 की क्रांति से अंग्रेजों ने इतना जो है सीख लिया कि पूछिए मत। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, भारतीयों का जाति के आधार पर विभाजन करना शुरू कर दिया। जो मिलिट्री वगैरह थी उसका जो है आपने देखा होगा कि किसी को सिख रेजिमेंट में बांट दिया, किसी को गोरखा रेजिमेंट में बांट दिया, किसी को जो है मतलब तमाम तरीके से जातिगत आधारों पर जो है क्या करना शुरू कर दिया, बंटवारा करना शुरू कर दिया गया। और 1858 के अधिनियम में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन नहीं करेगी, सीधे कौन शासन करेगा? ब्रिटेन की महारानी शासन करेंगी। और अब जो है, अब से भारतीयों को अच्छा शासन दिलाया जाएगा, ऐसा जो है वादा किया गया 1858 के अधिनियम में। ठीक है ना, ठीक है। और मैंने आपको बताया है भी कि भारत मंत्री को वायसराय से, चूंकि भारत मंत्री रिस्पॉन्सिबल था यहाँ इंडिया में, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन निभाता था? वायसराय निभाता था। ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे, कौन? जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो अब क्या होने लगे? वो कहे जाने लगे वायसराय कहे जाने लगे। क्या कहे जाने लगे? वायसराय। इस प्रकार से भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है ना। भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। पहला महत्वपूर्ण चीज याद रखना जरूरी है, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? मैंने आपको कल बताया था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? आप बताएंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स बना। कौन बना? हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है उसका? वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था कर दी गई। जब शासन बंगाल से उठ करके पूरे भारत में फैल गया तो पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो आप जानते हैं पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बना? बेंटिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, और भारत का पहला वायसराय कौन बन रहा है? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया है और अब यह क्या है? वायसराय, यानी प्रतिनिधि है किसका? भारत मंत्री का। ठीक है ना। और क्या किया गया इसके बाद जो है 1858 में तो जल्दबाजी में जो कानून लाया गया क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी तो बहुत ज़्यादा देरी की नहीं जा सकती थी। 1857 का पूरा वर्ष तो बीत गया क्रांति को दबाने में। 1858 में जल्दी जल्दी कानून ला करके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और कहा गया कि अब जो है शासन सीधे कौन करेगी? महारानी करेंगी। लेकिन कई चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं हो पाई थी, तो उसको स्पष्ट करने के लिए और भारतीयों को भी अपने साथ मिलाने के लिए यह महसूस किया गया कि अब क्या किया जाए, कुछ भारतीयों को भी शासन प्रशासन में शामिल किया जाए। इससे जो है जो शिकायत है लोगों की दूर हो जाएगी और भारतीयों के प्रति वो क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे। शासन के लिए जो है किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? भारतीयों को जिम्मेदार ठहराएंगे। तो 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो है, उसमें कुछ विशेष तरीके की व्यवस्था की गई। व्यवस्था यह की गई कि गवर्नर जनरल यानी वायसराय, गवर्नर जनरल का मतलब वायसराय, वायसराय की जो काउंसिल रहती थी, वायसराय की जो विस्तारित परिषद रहती थी, अब उसमें व्यवस्था की गई कि कुछ भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दे दिया जाए। मतलब लेजिस्लेशन में, कह लीजिए विधायिका में कुछ भारतीयों को शामिल करने की बात कहाँ से शुरू की गई? पहली बार बात शुरू की गई और 1861 से शुरू की गई। कारण यह था कि अंग्रेजों ने यह सोचा कि अब इस प्रकार से शासन व्यवस्था हम चला नहीं पाएंगे जब तक कि कुछ न कुछ भारतीयों को भी अपने अधीन, अपने शासन व्यवस्था में क्या करें? सम्मिलित कर लें। ठीक है ना। तो उसी वजह से पहली बार क्या किया गया कि वायसराय की विस्तारित परिषद में भारतीयों को जो है विधायी कार्यों से संबद्ध करने की प्रक्रिया का शुरुआत किया गया और 1861 अधिनियम के तहत पहली बार 3 लोगों की नियुक्ति की गई। किसमें? वायसराय के
परिषद में जो है क्या की गई, नियुक्ति की गई। ठीक है ना, कहाँ नियुक्ति की गई, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है नियुक्ति की गई। ठीक है ना, कहाँ नियुक्ति की गई, वायसराय के विस्तारित परिषद में नियुक्ति की गई। वो 3 व्यक्ति कौन थे, वो 3 व्यक्ति थे, एक थे बनारस के राजा, कौन थे, बनारस के राजा, दूसरे व्यक्ति थे पटियाला के महाराजा, और तीसरे व्यक्ति थे सर दिनकर राव। पटियाला के महाराजा दूसरे व्यक्ति थे और तीसरे व्यक्ति कौन थे, सर दिनकर राव। ये तीनों क्या थे, ये तीनों थे भारतीय, और इन तीनों को पहली बार वायसराय के विस्तारित परिषद में विधायिका संबंधी कार्य करने का अधिकार दिया गया। लेकिन ध्यान यह देना है कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये अंग्रेजों के ही पेट चेले थे। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारतीयों को शामिल तो किया, लेकिन उन्हीं भारतीयों को शामिल किया जो उनके चाटुकार थे, जो उनकी नीतियों से क्या रहते थे, सहमत रहते थे। ठीक है ना, तो पहली बार फिर भी देखा जाए तो भारत के लोगों को जो है विस्तारित परिषद में कम से कम जगह तो दिया गया। भारी दबाव के कारण जो है, अपने आप जो है अंग्रेजों ने उदार होकर के यह ऐसा नहीं किया, अंग्रेजों के ऊपर क्या था, भारी दबाव था, क्योंकि 1857 की क्रांति को उन्होंने देख ही लिया था। और क्या किया गया, गवर्नर जनरल की विधान परिषद संख्या में वृद्धि की गई और उसमें 6 से लेकर के 12 सदस्य हो सकते थे, जिसमें से आधे क्या होने चाहिए थे, आधे गैर सरकारी होने चाहिए। गैर सरकारी का मतलब यह है कि जो सरकार से न होकर के सीधा कहाँ से हो, जनता से हो, जनता के प्रतिनिधि के रूप में हो, उसको क्या कहा जाएगा, गैर सरकारी कहा जाएगा। ठीक है ना, और कुछ अलग से अधिकार दिए गए। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। अध्यादेश का मतलब यह होता है, जैसे विधायिका का मतलब क्या होता है, विधायिका का मतलब ये होता है कि कोई कानून बनाना है तो जितने विधानसभा में या उसकी जो विधायिका परिषद है उसमें जो है कोई कानून को पेश किया जाएगा, और जब सब सहमत होंगे, अधिकांश लोग उस पर क्या होंगे, सहमत होंगे, तो वह काम क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी संसद जो है सत्र में नहीं रहती है, विधानसभा सत्र में नहीं रहती है, तो उस समय जो है क्या जारी होता है, उस समय अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश का मतलब कानून जो है बना दिया जाता है, और यह माना जाता है कि जैसे ही जो है वह सत्र में आएगा विधानसभा या संसद, वहाँ से इसको पारित करवा लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से व्यवस्था की गई थी गवर्नर जनरल के लिए, उसके लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है दे दी गई थी। ठीक है, और क्या किया गया था, इसको तो हमने देखा ही था। और क्या किया गया, और इसके बाद जो अगला एक अधिनियम आता है वह आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876। कौन सा अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876। यह कोई महत्वपूर्ण अधिनियम नहीं है। इस अधिनियम द्वारा केवल एक काम यह किया गया कि एक घोषणा की गई 28 अप्रैल 1876 को कि अब से महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी होंगी। भारत की महारानी कौन होंगी, महारानी विक्टोरिया, ऐसा लिखा पढ़ी में आदेश कर दिया गया। हालांकि 1858 से ही यह बात प्रचलन में आ गई थी, 1858 के अधिनियम से ही यह बात प्रचलन में आ गई थी, जब उन्होंने क्या किया था, वायसराय की नियुक्ति कर दी थी। लेकिन ऑफिशियली जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 28 अप्रैल 1876 को घोषित किया गया। किसके जरिए, शाही उपाधि अधिनियम 1876 के जरिए। ठीक है, और इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि 1861 में जो है जो अधिनियम आया उसमें अंग्रेजों ने व्यवस्था की कि कुछ भारतीयों को क्या किया जाए, शासन प्रशासन में शामिल किया जाए। तो कुछ भारतीयों मतलब इतना बड़ा भारत है, उस भारत में से अगर आपने 3 व्यक्ति को ले लिया तो 3 व्यक्ति मतलब क्या है, करोड़ों की भारतीयों की संख्या में से 3 व्यक्ति को आपने जो है विधायिका के लिए चुना है, तो उसका मतलब नथिंग है। 1885 में हम लोग देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण काम हुआ था, कांग्रेस का गठन हो गया था। किसका गठन हुआ था, कांग्रेस का गठन हो गया था। तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने जो है संवैधानिक सुधारों की मांग, शुरू में आप जानते हैं कि कांग्रेस में क्या थे, उदारवादी प्रबल मात्रा में थे। तो उनका मसला ये था कि संवैधानिक रूप से भारत को क्या किया जाए, भारत को मुक्त कराया जाए।
तो वे संवैधानिक सुधारों की मांग किया करते थे। तो उन्होंने हल्ला मचाना कर दिया, करे 3 व्यक्तियों से क्या होगा, 3 व्यक्तियों से क्या होगा, 3 व्यक्तियों से क्या होगा, तीनों तो जो है आप ही के पिट चेले हैं, ऐसे नहीं होगा, शासन व्यवस्था में भारतीयों को शामिल कराइए, शासन व्यवस्था को प्रतिबद्ध बनाइए, रिस्पॉन्सिबल बनाइए। तो इन सब मांगों को देखते हुए 1892 में एक और अधिनियम आया जिसे बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडिया काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892। इस अधिनियम में क्या व्यवस्था किया गया, इस अधिनियम में व्यवस्था किया गया कि अभी तक 1861 में हमने देखा था कि जो सदस्य होते थे ये वो कैसे होते थे, वो या तो बड़े जमींदार होते थे, या रिटायर्ड अधिकारी होते थे, या भारत के राजा परिवार के सदस्य होते थे, कुल मिलाकर के अंग्रेजों के पेटचेले होते थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की जाती रही, डिमांड करती रही कांग्रेस की अब क्या करिए, ज़्यादा प्रतिनिधित्व बढ़ाइए, भारत के लोगों को भी प्रशासन में शामिल करिए। तो इससे जो है डिमांड बढ़ती गई और यह अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम की कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। जो अतिरिक्त सदस्य होते थे उनकी संख्या को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और उनके निर्वाचन का भी विशेष उल्लेख किया गया। यह व्यवस्था की गई कि अब ये जो है चुने नहीं जाएंगे, मतलब इनका जो है निर्वाचन होगा। निर्वाचन कहने का मतलब जनता द्वारा जो है इनका चुनाव होगा, चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से हो और चाहे प्रत्यक्ष तरीके से हो। ठीक है, परिषद के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। जो काउंसिल थी वायसराय की, चूंकि वही जो है किसका काम कर रही थी, वही विधायिका की काम कर रही थी, उसी से जो है सारे कानून पास हो रहे थे, तो उसके अधिकारों में भी वृद्धि की गई। उसे क्या किया गया, वार्षिक आय या बजट का जो है ब्यौरा परिषद में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। ठीक है ना, मतलब जो भी साल भर का बजट है वो उस काउंसिल में पेश करना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। ठीक है, और सदस्यों को कार्यपालिका के काम के बारे में भी प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। मतलब सदस्य यह पूछ सकते थे कि किसी जगह सिंचाई व्यवस्था क्यों ठीक नहीं है, किसी जगह जो है स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों ठीक नहीं है, मतलब कार्यपालिका के संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार सदस्यों को मिल गया। किसका, केवल प्रश्न पूछने का। यह भी अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। इसी अधिकार का उपयोग करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कई सदस्यों ने जो है क्या किया, अंग्रेजों को जो है खूब लपेटा जो है। ठीक है ना, उन्होंने जो जनोन्मुखी कार्य थे उनकी तरफ जो है जोरदार तरीके से मांग उठाई। और क्या किया गया, यद्यपि इस अधिनियम द्वारा विधायिका के सदस्य के सीमित निर्वाचन की शुरुआत हुई, फिर भी इस अधिनियम में अनेक खामियां थी। जैसे मैंने बताया आपको कि सीमित निर्वाचन की शुरुआत की गई कि लोग क्या होंगे, चुन करके आएंगे, जनता उन्हें क्या करेगी, वोट करेगी। वो वोटिंग कैसे होती थी पता है, जनता ने क्या किया, जनता ने जो है अपने गांव से एक व्यक्ति को चुन लिया। ठीक है, जनता ने क्या किया, अपने गांव से एक व्यक्ति को चुन लिया। अब हर गांव से एक एक व्यक्ति चुन करके आ गए। वो एक व्यक्ति क्या के लिए, अपने क्षेत्र पर एक व्यक्ति को चुन लिए। अब ऐसे क्षेत्र स्तर पर एक व्यक्ति आ गए, फिर वो क्या कर लिए, वो राज्य स्तर पर एक व्यक्ति चुन लिए। कुल मिला करके यह जो प्रक्रिया थी, यह प्रक्रिया इतना जो है मतलब कठिन थी कि पूछिए मत जो है। ठीक है ना, इसके कारण क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की बार बार आलोचना की और यह माना गया कि स्थानीय निकायों का चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना ही है, क्योंकि इतना जो है उसमें वो कर दे रहे हैं तो जनता द्वारा कहाँ चुने जा रहे हैं, वो सीधा सीधा जो है उसमें ऊपर आकर के कुछ न कुछ जो है अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब व्यवस्था को देखते हुए आपने देखा कि जो है 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो कांग्रेस में जो है शुरू में उदारवादियों का वर्चस्व था, लेकिन आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जो है कांग्रेस में गरम दल का जो है वर्चस्व बढ़ने लगा। गरम दल का मतलब ऐसे लोगों का दल जो यह विश्वास करते थे कि भारत को जो है संवैधानिक तरीके से नहीं वरन हिंसक तरीके से आज़ादी दिलाई जा सकती है। वो बिल्कुल हिंसा करने पर आमादा थे। आपने देखा होगा कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ उस समय जो है ऐसी व्यवस्था बन गई थी, पूरे भारत में जो है इतनी जगह जो है देख रहे होंगे, कहीं गोली कांड हो रहा है, कहीं बम कांड हो रहा है, अलीपुर षड्यंत्र कांड हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो है बिल्कुल स्थिति अनियंत्रित हो गई थी। इन सब को देखते हुए जो है अंग्रेजों ने फिर सोचा कि कुछ न कुछ जो है भारतीयों को क्या किया जाए, लालीपाप दे दिया जाए। तो उस लालीपाप को देने की व्यवस्था किसमें की गई,
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909। और इसको जो है, इसका एक दूसरा नाम है, दूसरा नाम बोलते हैं इसको मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार यानी 1902 का भारतीय परिषद अधिनियम। और इसे मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, यानी भारत मंत्री कौन थे? लॉर्ड मार्ले थे। और भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो थे। भारत मंत्री कौन थे? मार्ले थे। और वायसराय कौन था? मिंटो था। इस वजह से इन दोनों को मिला करके यह नाम दिया गया कि यह मार्ले मिंटो सुधार है। क्या है? मार्ले मिंटो सुधार नाम का कानून जो है इसको समझा जाने लगा। ठीक है ना। इसमें क्या व्यवस्था की गई? इसमें व्यवस्था यह की गई कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में काफी वृद्धि की गई। ठीक है ना। एक तो केंद्रीय स्तर पर विधानसभा होती थी, दूसरा प्रांतीय स्तर पर जो विधान परिषद होती थी उसमें इलेक्शन के जरिए चुने जाने वालों सदस्यों की संख्या में क्या की गई? ज्यादा वृद्धि की गई, ताकि जो है कांग्रेस वगैरह की डिमांड को पूरा किया जा सके। कांग्रेस की जो मांग थी उसको क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। दूसरा, सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। मैंने आपको बताया कि चुने जाने की जो प्रक्रिया थी वह अप्रत्यक्ष थी। जनता डायरेक्ट जो है अपने प्रतिनिधि को वोट नहीं डालती थी, वरन जनता एक प्रतिनिधि चुनती थी, वो प्रतिनिधि दूसरा प्रतिनिधि चुनता था, वो दूसरा प्रतिनिधि तीसरे प्रतिनिधि को चुनता था। इस प्रकार से कई चरणों में जाकर के अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। कैसा चुनाव होता था? अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। लेकिन इस अधिनियम ने एक काम और किया गया। मैंने आपको बताया कि ये जो क्या अंग्रेज क्या करने लगे, अंग्रेज जो है बांटो और राज करो की नीति अपना ही रहे थे। उन्होंने क्या किया, 1909 के जरिए एक काम और दे दिया कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में विशेष रियायत दी गई और उन्हें जो है क्या किया गया, विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। साथ ही उनके लिए अलग से क्या किया गया, अलग से जो है निर्वाचक मंडल उनका बन गया। अब मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे जगह निर्धारित किए गए कि मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट दे पाएंगे, मुस्लिम को दूसरा कोई वोट नहीं देगा। मतलब पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई? पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई 1909 के कानून के जरिए। किस लिए? मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए। और आगे चल करके हम यह देखते हैं कि यही 1909 का अधिनियम ऐसा बीज था जिसने जो है 1947 में चल करके भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। 1909 अधिनियम ही वह बीज था जिसने 1947 में जाकर के भारत पाकिस्तान का बंटवारा करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यहीं से मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई कि मुसलमानों को जो है अलग से निर्वाचित किया जाएगा, उनका तुष्टीकरण किया जाने लगा और उनको प्रोत्साहित किया जाने लगा कि आप जो है क्या करो, अलग चलो, एकला चलो। ठीक है ना। तो 1909 अधिनियम की यह जो है क्या थी, दोष थी। और क्या किया गया, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। अभी तक तो केवल जो है विधान परिषद में जो है भारतीय सदस्य नियुक्त होते थे। अब विधान परिषद के अलावा जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का मतलब जैसे मंत्री जो होते हैं, पोर्टफोलियो जो सिस्टम होता था, किसी डिपार्टमेंट का जो मुखिया होता था, वहाँ भी जो है एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। और ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे। इनका नाम नोट कर लीजिए। वह व्यक्ति जो पहली बार किसी गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे, उनका नाम क्या था? सत्येंद्र सिन्हा था। ठीक है ना। सत्येंद्र सिन्हा ICS अधिकारी थे। ठीक। विधायिका के कार्यक्षेत्र में भी विस्तार किया गया। सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने और जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। चूंकि अब इसमें भारतीय भी शामिल हो चुके हैं, अब क्या किया गया, इनको थोड़ा सा अधिकार दे दिया गया कि ये जो है बजट पर भी बात करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे। तो कुल मिलाकर के जनता से जो है कुछ न कुछ करके कुछ लोगों को मौका मिल गया कि शासन प्रशासन के बारे में
बात जो है वो कर सके, मुद्दा उठा सके, किसमें, विधान परिषद में। और अब तो जो है आप देख रहे हैं कि कार्यकारिणी में भी जो है एक भारतीय सदस्य शामिल किया जाने लगा। कार्यकारिणी का मतलब होता है जो क्या करे, कार्य करे, ठीक है। और 1909 में क्या व्यवस्था की गई, अभी मैंने आपको बताया इसकी एक सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की जो पद्धति लागू की गई थी, यह इसकी सबसे बड़ी त्रुटि थी। इसके अलावा जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत सी छननियों से छानने की प्रक्रिया बन गई। संसदीय प्रणाली तो दे दी गई परंतु उत्तरदायित्व तो नहीं दिया गया। मतलब लोगों को शामिल तो कर लिया गया शासन व्यवस्था में, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं हुई। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो है, जो सरकारी अधिकारी थे वो इन जो है कह लीजिए विधायकों की बात को, इन प्रतिनिधियों की बात को सुनते ही नहीं थे, उनको कोई महत्व ही नहीं देते थे। तो ये बेचारे प्रश्न पूछ करके करें ही क्या, इनका काम केवल क्या रह गया था, हल्ला करना और चिल्लाना बस रह गया था। तो ये जो है कुछ दोष था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है भारत को शासन व्यवस्था सौंपने के पक्ष में तो थे नहीं, वह केवल क्या देना चाहते थे, लालीपाप देना चाहते थे। समय समय पर लालीपाप इनको मिलता रहे, भारत वाले हल्ला मचाए तो उनको एक थोड़ा सा छोटा सा लालीपाप थमा दिया जाए। वही लालीपाप भी क्या था, 1909 का अधिनियम था। आगे चल करके 1919 का अधिनियम बच रहा है जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उसके बाद 1935 का बचता है एक और अधिनियम। इन दोनों अधिनियमों के बारे में मैं अगली क्लास में विस्तार से जो है और अच्छे ढंग से समझाऊंगा। तब तक आप जुड़े रहिए कोचिंग जंक्शन के साथ। ढेर सारा नमस्कार, ढेर सारा प्यार और आपकी सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।